नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव में बस खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। सारी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा लिया है। अब देखना यह है कि 4 जून को नतीजे किसके पक्ष में आएंगे। लेकिन इस बीच में कई बड़ी खबरें हो रही हैं जिस पर मुझे लगा आपसे बातचीत करना जरूरी है। पहली खबर यह है कि शेयर मार्केट में अचानक बड़ा उलट-पुलट हो रहा है। होता ही है कि शेयर मार्केट नीचे जाता है, ऊपर जाता है, हजारों लाखों करोड़ रुपए निवेशकों के डूब जाते हैं। मगर ऐसा मैंने बहुत कम देखा कि वित्त मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तीनों अचानक शेयर मार्केट को संभालने के लिए बयान देने लगे और लोग बड़ा खेल मान रहे हैं कि शेयर मार्केट पे भूचाल आने वाला है। क्या वास्तव में ऐसा कुछ होने वाला है? क्या कुछ शेयर मार्केट में ऐसा है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि इससे देश के आर्थिक हालात का भी लेखा जोखा मिलता है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रशांत किशोर अचानक सुर्खियों में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 300 सीटों से ज्यादा बढ़ने वाली है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है या प्रशांत किशोर का बड़ा गेम है? कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपया इधर उधर निवेश किया और उसके बाद में एक नोटिस गया, पैसे के स्रोत पूछे गए और इतना नोटिस डराने के लिए काफी होता है। उसके बाद प्रशांत किशोर तोते की तरह भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने लगे। इन खबरों में सच्चाई क्या है? व्यापार की मैगजीनों से, व्यापार के अखबारों से जुड़े रहे हैं बहुत दिनों तक, सालों तक राजीव रंजन जी। आजकल वो राजनीति की भी बहुत सारी गहरी-गहरी खबरें निकाल के ले आते हैं। नागपुर में बैठते हैं तो संघ का मूड क्या चल रहा है? मोहन भागवत का 2018 का एक बयान लगातार वायरल किया जा रहा है कि मोहन भागवत ने कांग्रेस की तारीफ कर दी है। इन सब बातों पे चलते हैं सीधे नागपुर, राजीव रंजन से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का मूड क्या है। राजीव रंजन जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में। चूँकि आप अभी भी एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैगज़ीन में काम कर रहे हैं और बिज़नेस की मैगज़ीनों में, बिज़नेस के अखबारों में बहुत सालों तक काम किया। मेरे को शेयर मार्केट की बड़ी कम जानकारी है। बस मेरे पास पैसे होते हैं, मैं देख लेता हूँ कि चल 8-10 शेयर नाम नाम याद है और मैं देख लेता हूँ इसमें इसमें पैसे लगा दो, इसमें पैसे लगा दो। फिर दिन भर देखते रहता हूँ कि देखो यार ये घाटे में आ गया। पिछले 1 हफ्ते से मेरे जो शेयर हैं वो घाटे में लाल निशान पे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे रोज सोचता हूँ आज इतना घाटा हो गया, आज इतना घाटा हो गया। लेकिन जब देश की वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री खुद शेयर मार्केट के पक्ष में संभालने के लिए बोलने लगे तो मेरे माथे में कुछ चलने लगा। मुझे लगा कि ये कुछ संकेत है। तो मेरे को कम जानता हूँ मैं, लेकिन आप मुझे बेहतर बता सकते हैं कि आखिर देश के 3 सबसे बड़े नेताओं को, सबसे बड़े प्रमुख लोगों को शेयर मार्केट के बारे में ऐसी बातें क्यों करनी पड़ी? कुछ खेल है क्या? चुनाव नतीजों को लेके शेयर मार्केट में कुछ झोला है क्या? कुछ खेल ऐसा तो नहीं है कि बेचारे छोटे-छोटे निवेशकों के हज़ारों लाखों करोड़ डूब जाएँ? खेल समझ में क्या आ रहा है आपको? जी, संजय जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए ये तो गुजरातियों की सरकार है, बनियों की सरकार है, तो ये ट्रेडिंग में ही विश्वास रखती है। ये एक्चुअली कुछ टैंजिबल चीज़ जो एक वैल्यू क्रिएट करे लॉन्ग टर्म, उसमें विश्वास नहीं रखते हैं, ये ट्रेडिंग में विश्वास रखते हैं। तो इसीलिए गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आपने सही बोला कि कभी इतने सारे लोग जो हैं, ये मिलके शेयर मार्केट को प्रभावित करने का प्रयास करते हुए मैंने तो कभी नहीं देखे पिछले 22-23 साल के अपने पत्रकारिता के करियर में। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि जब 21,700 पे मार्केट, 800 पे मार्केट आया था, तो आज से 15-20 दिन पहले, तब निर्मला सीतारमण जी ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। उसके बाद में 4-5 दिन पहले अमित शाह जी ने बोला इंटरव्यू देते हुए कि मैं आपको बता रहा हूँ 4 जून को ऑल टाइम हाई जाए बनेगा। और परसों तो हद ही हो गई, प्रधानमंत्री जी भी इस अखाड़े में शेयर मार्केट पे कूद गए और उन्होंने भी बयान दे दिया। तो ये तो बहुत मतलब ऐसा बुलिश ट्रेंड स्टैब्लिश करते हुए जो है, ये मैंने कभी पहले देखा नहीं है। देखिए, एक साधारण सी बात है, आप समझिए, एफआईआईस के फ्लो को हर इंडियन इन्वेस्टर्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। आज की डेट में ये स्थिति है कि जनवरी से लेके मई 22 तक एफआईआईस ने इस देश में 25,716 करोड़ का माल बेचा है, यानी 25,500 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स बेचे हैं। शुरू के 5 महीने में, अभी तो 5वां महीना खत्म भी नहीं हुआ। एक सेकंड, मैं तो सुन के
शौक में आ गया। एफआई मतलब मेरे दर्शक जो सीधी सीधी भाषा में समझ लेना चाहिए, विदेशी निवेशक। कितने विदेशी कितने निवेश निवेशकों ने कितने पैसे के शेयर बेच दिए? 25,000। 25,716 करोड़ के शेयर्स बेच चुके हैं इसका इस मतलब साल ये में। कि अगर राजीव जी मैं बिल्कुल साधारण भाषा में बात करूं तो ये मानूंगा कि इस अवधि में 25,000 करोड़ रुपया विदेशी निवेशकों ने भारत के बाजार से निकाल लिया। निकाल लिया जनवरी से लेके मई 22 के बीच में। यानी 1 जनवरी जनवरी, से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 हाँ महीने में 27,000 करोड़ रुपया निकाल लिया। और जाने माने हाँ अर्थशास्त्री अरुण कुमार जी, वो एक बार मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो वो कह रहे थे कि ये बड़ी खतरनाक स्थिति आ सकती है भारत की वित्तीय स्थिति में कि अगर विदेशी निवेशक अपना हाथ खींच लें तो 27,000 करोड़ रुपए कितना असर पड़ता है बाजार में। राजीव जी जरा ये और समझा दीजिए। नहीं, असर तो देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट का जो मार्केट कैप है, यानी पूरे शेयर जो 4,000 4,500 5,000 शेयर जो लिस्टेड हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, उनका पूरा मार्केट कैप जो है वो कल की क्लोजिंग के हिसाब से था $5 ट्रिलियन क्रॉस किया। ओके, तो 80 रुपए का मैं यदि $1 पकड़ूं, हालांकि 80 से ऊपर है कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो 400 लाख करोड़ के ऊपर एज ऑन डेट वैल्यू है। पर ऐसा नहीं होता कि आप 100 रुपए का माल बेचोगे तो 100 रुपए का ही वैल्यू घटेगा। 100 रुपए का माल बेच रहे हो तो उसका इफेक्ट 1 लाख के माल पे आएगा। ठीक है, क्योंकि जिस स्पीड से बेचते हैं उस स्पीड से यदि खरीदने वाले नहीं मिले तो मार्केट नीचे मतलब बहुत तेजी से आता है। तो आप ये समझिए कि 25,716 करोड़ का माल बेचने के बाद भी कैसे ये स्टॉक मार्केट जो है ऑल टाइम हाई के पास में अभी भी चल रहा है। इसका मतलब है कि भारत सरकार ने सारे जो तंत्र हैं, चाहे वो LIC हो, चाहे वो गवर्नमेंट के म्यूचुअल फंड हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड HNI हो, यानी सरकारी तंत्र जितना भी है वो सब लग गया है स्टॉक मार्केट के गिरावट को रोकने के लिए। ये मेरा अपना रीडिंग है, मेरे को किसी ने बताया नहीं है, और जो इतने सालों में मैंने सीखा है ऑब्जर्व करके, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि जब FIs बेच रहे हैं 25,716 करोड़ का स्टॉक, तो जब तक खरीदने वाले उस तेजी के साथ में नहीं आएंगे तब तक ये मार्केट उस लेवल को मेंटेन ही नहीं कर सकता है। तो यदि लेवल को मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब है कि जैसी वो बेच रहे हैं LIC आ जा रहा है, SBI म्यूचुअल फंड आ जा रहे हैं, तमाम तरीके के जो लोग जो सरकार से जुड़े हुए हैं वो आके स्टॉक मार्केट को स्थिरता दे रहे हैं। तो ये एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि भाई ये सरकार तो आने ही वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे अरे भाई साहब स्टॉक मार्केट तो ऑल टाइम हाई के पास में है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट तो ये मान के ही नहीं चल रहा है कि ये मान के ही चल रहा है कि मोदी सरकार वापस आने वाली है। परंतु आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं वोलाटिलिटी इंडेक्स, उसको विक्स भी बोला जाता है। ये वोलाटिलिटी इंडेक्स जो है वो स्टॉक मार्केट कितना ऊपर नीचे जाएगा, ये उठा पटक के इंडेक्स को मेजर करता है। ये वोलाटिलिटी इंडेक्स जो है विक्स जो है, ये मार्च 2022 के बाद अभी सबसे ऊंचा है। जब यूक्रेन में वॉर चालू हुआ था 25 फरवरी को, तो जैसे स्टॉक मार्केट गिरना चालू हुआ था वैसे ही वोलाटिलिटी इंडेक्स जो है अभी एकदम तेजी से ऊपर गया है। ये यूक्रेन वॉर के टाइम में जितना ऊंचा गया था उसी के आसपास पहुंच गया है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट अंदर से घबराया हुआ है कि कुछ भी हो सकता है। परिणाम जो है जो ये ऊपर से दिखा रहे हैं कि इनकी सरकार वापस आने वाली है, ऐसा नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए मैंने 1 महीने पहले स्टोरी लिखा था फॉर्च्यून इंडिया में, उसपे मैंने बोला था कि जितने भी ओपिनियन पोल्स हैं, ओपिनियन पोल्स में सबसे कम सीट इनको दिया था सी वोटर ABP ने, और वो दिया था 373 की सीट। ठीक है, 373 सीट मिलेगी NDA को, और सबसे ज्यादा इनको दिया था जी न्यूज डिकोडिंग ने, जहां तक डिकोड जो मुझे याद आ रहा है वो दिया था 394 सीट्स। तो मैंने यही स्टोरी लिखा था कि यदि स्टॉक मार्केट यदि भारत ये मोदी सरकार को इससे जरा भी नीचे आया, 350 के भी नीचे आया तो सीट्स, तो मार्केट जम के गिरे। और यही बात बर्नस्टर्न करके बहुत बड़ा फॉरेन ब्रोकरेज है, उसने भी यही बात कही है कि स्टॉक मार्केट जो है वो बहाने ढूंढ रहा है गिरने के।
ये सीधी सिंपल बात है कि एफआईआई क्यों स्टॉक बेच रहे हैं। दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये लग रहा हो एफआईआई को कि हम जिस प्राइस पे माल को बेच रहे हैं ये अच्छा प्राइस है, शायद हमें दोबारा ना मिले जल्द, तो इसलिए बेच दो। दूसरा उनको लग रहा होगा कि वो ये मार्केट मोदी गवर्नमेंट नहीं आई तो बहुत तेजी से नीचे जाए और उस टाइम हमको खरीदार मिलेंगे नहीं, तो इससे अच्छा है कि यदि अभी एलआईसी और ये सब आके स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम माल बेच के निकल जाते हैं, बाद में फिर आएंगे, देखेंगे, एंट्री मारेंगे। तो दोनों ही स्तर में मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री को ये शोभा नहीं देता है कि वो आके दिलासा दे लोगों को कि आप आके स्टॉक्स खरीदो। यदि मान लीजिए ये हार गए, यदि मान लीजिए, तो यही गरीब लोग जो हैं, जो इनकी बातों पे विश्वास रख के अमल करके स्टॉक जो खरीद रहे हैं, यही खून के आंसू रोएंगे। आप देखिए पूरा जो गवर्नमेंट से रिलेटेड एचएनआई जो तंत्र है, बड़े बड़े गुजराती लोग हैं, बड़ी बड़ी गुजराती फैमिलीज हैं, ये सब स्टॉक खरीद रही हैं, जो एचएनआई फैमिलीज जो रहती हैं। तो आप समझिए कि जाते जाते क्या ये उन लोगों का भी नुकसान करके जाएंगे क्या? यदि ये नहीं आए तो अपने ही एक बहुत बड़े तबके को ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैं आपके दर्शकों को ये निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मत मार्केट में एंट्री मारिए, ये सही टाइम नहीं है। यदि एफआईआई को लग रहा है कि हमारा मार्केट बहुत हाई है तो हमको भी लगना चाहिए कि मार्केट हमारा बहुत हाई है। जी संजय जी कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं आएंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बम बम करके आ रहे हैं, धूमधाम से आ रहे हैं, डंका बजा के आ रहे हैं। आपके प्रशांत किशोर के वादों में इतना अंतर क्यों आ रहा है? सर मेरे पास में संजय जी पुख्ता इंफॉर्मेशन, पुख्ता इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है। प्रशांत किशोर ने अपने करीबी लोगों को जो आईपैक में काम करते हैं उनको ये कहा है कि तैयार रहो, परिवर्तन, हवा बदल रही है, परिवर्तन होने वाला, तैयार रहो, हवा बदल रही है, परिवर्तन होने वाला। और आप यदि आपको मिले तो अकेले में पूछ लीजिएगा, ये उन्होंने कहा है। नहीं कहा हो तो जो नाम आप मेरा बदले में वो उसके लिए तैयार हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए सिंपल सी चीज है, प्रशांत किशोर जो है वो एक बिजनेसमैन टर्न पॉलिटिकल वानाबी है, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं वो बिजनेसमैन, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि जो बिहार में वो जन स्वराज जो चला रहे हैं, ठीक है, तो प्रशांत किशोर का अपना कोई कल कारखाना तो है नहीं जिससे कॉन्स्टेंटली चर्निंग होती रहे और कैश आता रहे। प्रशांत किशोर के लिए क्या सबसे बड़ा एसेट है? प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ा एसेट वो खुद है, ठीक है। तो उस एसेट के बदले में जो भी पैसा देगा, ठीक है, ये आंदोलन को चलाने के लिए और उनको उनकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, हो सकता है वो उसकी तरफ जाए और उसकी बोली बोले। पर इसमें ये भी बात है कि इतने सालों में जो उन्होंने क्रेडिबिलिटी बनाई है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वो उसको क्यों दांव पे लगा। जो बात वो अपने मित्रों को बोल रहे हैं अकेले में, ये उसके विपरीत बातें क्यों बोल रहे हैं बाहर, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इस चीज को समझिए कि प्रशांत किशोर ने अभी सेफोलॉजिस्ट तो रहे नहीं, उन्होंने खुद बोल दिया कि मैं 2-3 साल पहले मैंने काम छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप ना तो सेफोलॉजिस्ट हो, ना आप संजय शर्मा की तरह एक पत्रकार हो, जुझारू पत्रकार, कि जहां इलेक्शन हो रहा है वहां जाके लोगों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं। भाई अभी दिल्ली में होने वाला, आप दिल्ली पहुंच गए, अमेठी में था आप अमेठी पहुंच गए, रायबरेली पहुंच। तो प्रशांत किशोर कोई संजय शर्मा की तरह जुझारू पत्रकार भी नहीं है कि उनको जमीन की पल पल की इंफॉर्मेशन हो। तो ये किस बेसिस पे ये बात बोल रहे हैं कि इनको 303 से ज्यादा सीट मिलेगी? संजय जी मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, प्रशांत किशोर और नरेंद्र मोदी में क्या समानता है, आप बताइए। इन दोनों में एक ही समानता है कि दे आर एडिक्टेड टू पब्लिसिटी। इनको यदि 1 महीने के लिए दोनों को बोल दिया जाए कि आप मीडिया से दूर रहो, तो ये डिप्रेशन में चले जाएंगे दोनों के, इनको डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि इनको छपास की बीमारी है। प्रशांत किशोर को भी छपास की बीमारी और नरेंद्र मोदी को भी छपास की बीमारी है। ये मीडिया में कॉन्स्टेंटली बने रहना चाहते हैं। आप मुझे ये बात बताइए कि ये कैसा आंदोलन चला रहे हो, कौन सा आंदोलन चला रहे हैं कि भाई जब देखो तो दिल्ली पहुंच जाते हैं मीडिया को अपना इंटरव्यू देने के लिए। नीतीश कुमार ने पाला बदला नहीं कि प्रशांत किशोर कभी आज तक के स्टूडियो में बैठे हुए आपको मिलेंगे, कभी जी न्यूज के स्टूडियो में मिलेंगे, कभी न्यूज 24 के स्टूडियो में मिलेंगे। मतलब वो स्टूडियो ही बदल रहे हैं और भर भर के इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप ये समझिए कि भैया जब आपको पब्लिसिटी की एडिक्शन हो जाए, जैसे ड्रग्स का एडिक्शन रहता है ना,
वैसी पब्लिसिटी का भी एडिक्शन बड़ा खतरनाक है। और हम लोग पत्रकार लोग, मतलब 22 साल से तो मैं देखता हूं कि इस टाइप के जो लोग हैं वो हम लोग के पत्रकारों के बड़े अच्छे सोर्स बन जाते हैं। और शायद यही कारण है कि बहुत सारे जो पत्रकार हैं वो जाके इनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके पास में पता नहीं क्या भर भर के इन्फॉर्मेशन है, भले उनके पास में कुछ भी इन्फॉर्मेशन ना हो, परंतु उनको अपने तो आप को बना के रखने के लिए वो इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं कि लोग मीडिया है उनके पास में। जी आप कुछ कह रहे हैं? एक सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे ये बताया, जो आप कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, कि प्रशांत किशोर की कंपनी का करोड़ों सैकड़ों करोड़ का कुछ मामला पकड़ा गया, कुछ खातों में दाएं बाएं होने का, ऐसी कुछ चर्चा चल रही है। और उसके बाद में एक नोटिस गया और प्रशांत किशोर की भाषा बदल गई। दूसरा, दिल्ली की मीडिया के बड़े नाम हैं आजकल। दिल्ली के मीडिया के बड़े नाम कुछ लाइजनिंग वाइजनिंग को धंधे पानी में लगे रहते हैं, दिल्ली के लोग बदनाम रहते हैं इस मामले में। तो वो दिल्ली के कुछ बड़े पत्रकारों को भी मैनेज कर रखते हैं प्रशांत किशोर, इसीलिए दिल्ली के बड़े पत्रकार भी उनको लेख देख सुर्खियों में रखते हैं कि प्रशांत किशोर सुर्खियों में रहें। प्रशांत किशोर ने पिछली बार 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बीड़ा उठाया था। कानपुर में कपड़े फटते फटते बचे थे, पिटते पिटते बचे थे प्रशांत किशोर। कांग्रेस का क्या हाल हुआ ये सबने देखा था, उससे पहले भी कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया। इस बार मुझे लगता है प्रशांत किशोर की दाल गली नहीं। अखिलेश यादव के साथ वो बड़ा एक समझौता करना चाहते थे, अखिलेश यादव ने उनका फोन तक नहीं उठाया। दक्षिण में काम करने गए, वहां से भगा दिए गए, ममता बनर्जी के यहाँ दुत्कार दिए गए। तो फिर क्या प्रशांत किशोर की हैसियत बड़े राजनेताओं ने समझ ली है कि प्रशांत किशोर ने हवा बनाई थी, लेकिन वो हवा निकल गई गुब्बारे में। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर दबाव में है किसी में, या फिर सत्ता के मोदी जी के करीब आने के लिए बयानबाजी है, या छपास का रोग है? कुछ खेल कर रहे हैं ना प्रशांत किशोर आजकल। देखिए, आप इनमें पैटर्न देखिए, इनके बिहेवियर में पैटर्न देखिए। जैसे 2014 में मोदी जी आए तो इन्होंने घूम घूम के इंटरव्यू देना चालू कर दिया, और ऐसा इन्होंने एक इमेज क्रिएट किया कि मोदी की जीत में पूरा का पूरा इन्हीं का श्रेय है। और इन्होंने ऐसा जलवा बना दिया कि ब्यूरोक्रेट से लेके सब जो है प्रशांत किशोर एकदम से करने लगे, क्योंकि अननोन एंटिटी थे। अमित शाह ने जब ये देखा तो लात मार के भगाया उन्होंने बोला भाई ये तो पूरा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कैडर बेस्ड पार्टी है, ये लाखों लोग का कैडर है, इसका तुम कैसे पूरा का पूरा क्रेडिट अपने ऊपर ले रहे हो भाई? हर जगह घूम घूम के तुम इंटरव्यू देते फिर रहे हो और एक ऐसा इल्यूजन बना रहे हो कि मोदी जी जो है वो आपके कारण आए। फिर उसके बाद में आप देखिए ये नीतीश कुमार, मतलब बीच में और भी बहुत जगह गए, ये नीतीश कुमार के पास में जाके वो सेकंड इन कमांड मतलब वहां पे बना दिए गए नीतीश कुमार को, ऐसे लड्डू इन्होंने दिखाया, ठीक है। और वहां बोला कि आप टोटल कंट्रोल पार्टी का मुझे दे दीजिए। अरे भाई साहब, कैसे नीतीश कुमार आपको टोटल पार्टी का कंट्रोल दे? जिस आदमी ने जॉर्ज फर्नांडिस को साइडलाइन कर दिया था बुढ़ापे में, वो आदमी आपके झांसे में आएगा क्या? तो इन्होंने नीतीश कुमार को छोड़ा। फिर उसके बाद में राहुल गांधी से मिले, राहुल गांधी को भी इन्होंने बड़े ऐसे जो है ना पॉलिश्ड वे में अपने घेरे में लेने की कोशिश की। राहुल गांधी को ने बोला कि ठीक है भाई, ये इन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बोला है कि EAC करके एम्पावर्ड एक कमेटी बनाने की बात की, एम्पावर्ड एक्शन कमेटी। अब इसमें इनका कहना था कि पूरा कंट्रोल मुझे दे दीजिए, मैं जो बता रहा हूं वो आप अमल कीजिए। अरे भाई ऐसे कैसे कर देंगे? ये इतने पुरानी पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी बोलते हैं, इसके अपने एक सेट प्रोसेस है, नॉर्म्स है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, CWC है, भाई आपकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है। जब तक इनका ठप्पा नहीं लगेगा आपकी बातों को कैसे मान लिया जाएगा? तो इनको लगा कि मेरी दाल यहां भी निकल, भाई आपको टोटल कंट्रोल कैसे दे देंगे? आप चाहे नीतीश के पास जाओ, चाहे राहुल गांधी का, अभी ये चला रहे जन सुराज आंदोलन, क्या मैं इनके पास पहुंच जाऊं क्या कि साहब प्रशांत किशोर जी अब आप बाजू में हटिए, आपको कुछ समझता नहीं है ना, आप मुझे टोटल कंट्रोल दे दीजिए, मैं जैसा आपको बताऊंगा आप वैसा कीजिए। तो ये मानेंगे क्या उस चीज को? तो ये जो है, इन्होंने जितने इलेक्शन जीते हैं उससे ज्यादा इलेक्शन इन्होंने हारे हैं जहां ये स्ट्रेटेजिस्ट बन के गए, ठीक है। हाँ, उससे ज्यादा हारे हैं इन्होंने। पर वो चीज जो है वो मीडिया के लिए ग्लैमरस नहीं है। अभी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन चैनल में, आपको मैं बता रहा हूं संजय जी, ना तो ये जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, ना ये पढ़ाई लिखाई में समय खर्चा करते, ये अपने ऊपर 1 मिनट इन्वेस्ट नहीं करते। इनके आप क्वेश्चन देखिए, इतने बर्बादे गुलिस्तान प्रश्न रहते हैं
कि आप पत्रकारिता के स्टूडेंट्स को दिखा दो आप कि भैया कैसे इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए, तो इनके लाइन से 8-10 लोगों के इंटरव्यू जो मोदी जी के इन्होंने लिए वो दिखा दो, वो समझ में आ जाएगा कि कैसे। देखिए, इनमें से किसी ने भी मोदी जी से ये सवाल नहीं किया, पॉलिटिकल प्रोसेस पे किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि साहब आप हमें ये समझाइए कि जो पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी थी, वो पार्टी कैडर बेस्ड से धीरे धीरे कैसे शिफ्ट हो गई एक पर्सनालिटी कल्ट के ऊपर। आज के 10 साल में ये परिवर्तन क्यों हुआ और आपने कैसे होने दिया? आपको क्या लगता है कि ये अच्छा है कि बुरा है लॉन्ग टर्म के लिए, पार्टी के लिए? इस पे किसी ने सवाल नहीं पूछा। ठीक है, तो पॉलिटिकल प्रोसेस पे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं? साहब, ये चुनाव के टाइम में भी इतनी विपरीत स्थितियों के बीच में आप अपने संयम को कैसे बना के रखते हैं? अब कैसे बना के रखते हैं का क्या जवाब देंगे आप? वो राहुल जोशी वाला इंटरव्यू देखिए, नेटवर्क 18 वाला, और 3 एडिटर जो बैठे थे, उसमें एक एडिटर पूछ रहे कैसे आप अपना संयम बनाते हो? अब मोदी जी बोल रहे कि मुझे भी नहीं मालूम कि मोदी के अंदर में इतनी शक्ति और इतना संयम और इतना काम करने का कहां से बात है। तो ये ये जोक चल रहा है, क्या चल रहा है? सबसे मजेदार वो लगा कि वो बत्तख जो है, बत्तख भी कह रही है 400 पार। मोदी जी कह रहे हैं आप देखिए ध्यान से, रेल की पटरी से जो आवाज आती है वो भी अब की बार 400 पार। लेकिन एक पत्रकार और हैं, वो भी आजकल बड़ा चर्चा में आ गए हैं, वो है राजदीप सरदेसाई। वो भी लगभग घुमा फिरा के प्रशांत किशोर की भाषा बोल रहे हैं। क्या हो गया राजदीप सरदेसाई को, क्या हो गया? देखिए सर, ये लोग मठाधीश हो, ये पत्रकारिता में मठाधीश, हर उम्र में एक रिटायरमेंट की एज होती है ना। पत्रकारिता में दुख की बात है कि कोई रिटायरमेंट की एज ही नहीं, ठीक है। और इन लोग के लिए पत्रकारिता क्या है? बड़े बड़े लोगों का जाके इंटरव्यू लेना। वो आपकी तरह जमीन से जुड़े हुए लोगों से ना के बराबर मिलते, जाके बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के और सवाल जवाब करेंगे। मैं आज आपको बता रहा, इंडिया टुडे ग्रुप जो है, उसके जितने भी चैनल्स हैं और लल्लन टॉप जैसे जो ये हैं, ये आज की डेट में इंडिया के सबसे बड़े पब्लिक रिलेशन के यंत्र हो गए, पब्लिक रिलेशन के फोरम है। आप देखिए, आप राजदीप सरदेसाई हो या लल्लन टॉप हो या आज तक हो, इनके इंटरव्यू में से आज तक कभी भी कोई एक कॉन्क्रीट बात आपको पता चलिए? ये इंटरव्यू किए जाते हैं नेताओं की छवि को सुधारने के लिए, खिलाड़ियों की छवि को बढ़ाने के लिए, अभिनेताओं की छवि को सुधारने के लिए। इन इंटरव्यूज में से एक भी इंटरव्यू आपका ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे आपको लगे जैसे फॉरेन में होता है कि दे एक्सपोज पॉलिटिशियन। वो परत दर परत एक एक क्वेश्चन के बाद में ऐसे लाते कि आपको पूरा डाइसेक्शन कर डालते हैं। यहाँ चाहे जनता की अदालत हो, क्या वो रजत शर्मा का जो भी प्रोग्राम है आपकी अदालत, वो हो, चाहे लल्लन टॉप हो, चाहे आपका ये दूसरा इंडिया टुडे पूरा ग्रुप हो, ये आज की डेट में सबसे बड़े पब्लिक रिलेशन प्लेटफॉर्म है। कोई पब्लिक रिलेशन फर्म की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यदि राजा भैया का इमेज खराब है तो बढ़ा दीजिए, राजा भैया का इमेज एकदम खिल के आएगा। देवेंद्र फडणवीस का तो ऐसा लल्लन टॉप ने इंटरव्यू लिया कि मेरे को तो मतलब रोना आ गया कि भाई, जिस आदमी को मैं 25 साल से जान रहा हूं, उस आदमी का मतलब कोई फॉलो अप क्वेश्चन नहीं। देखिए, मैं आपके दर्शकों के लिए एक सिंपल सा बताता हूं, क्या ट्रिक रहता है पहचानने का कि ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है कि स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं है। यदि कोई सवाल पूछा कि आप चक्की पिसिंग पिसिंग बोलते थे तो फिर कैसे आप शांत हो गए, देवेंद्र फडणवीस ने लल्लन टॉप के इंटरव्यू में झूठ बोला कि मैंने सिंचाई घोटाला लगाया था। ये मधुकर किमतकर ने निकाला था ये घोटाला, और हितवाद हमारे अखबार ने निकाला था। मामा किमतकर के सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लिए 2007-8 में निकाला था। तो ये होमवर्क करके भी ये लोग नहीं इंटरव्यू लेने के लिए आते। अगर ये जवाब देने के बाद में यदि कोई फॉलो अप क्वेश्चन नहीं करते आप और डाइसेक्शन करने की कोशिश नहीं करते, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो इंटरव्यू लिया जा रहा है, ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए, इमेज को पॉलिश करने के लिए दिया जाए। और चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, आप देखिए प्रशांत किशोर और राहुल कन्वर का भी जो इंटरव्यू हुआ था, आपने प्रशांत किशोर की बॉडी लैंग्वेज देखी थी? राहुल कन्वर का क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा था, उसके पहले वो ललायत हो रहे थे आंसर देने के लिए। प्रशांत किशोर, ही वाज सो एग्रेसिव। इसका मतलब है कि उनके ऊपर में कहीं प्रेशर है। और यही सेम चीज आप राजदीप सरदेसाई के हर इंटरव्यू में देखोगे। वो सामने वाले को जिसका इंटरव्यू लेने जा रहा है बोलने ही नहीं देते, वो अपना ही बड़ बोलते चले जाते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ संजय जी, ये आप मत सोचिएगा कि आपकी तारीफ के लिए बोल रहा हूं, पर अर्नब गोस्वामी, राजदीप सरदेसाई, इन लोगों ने 4 PM देखना चाहिए
और संजय शर्मा कैसे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, कैसे वो अपने स्पीकर को बोलने का पूरा मौका देते हैं, कैसे वो अपने गेस्ट के ऊपर में चढ़ते नहीं है, उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने का समय देते हैं। ये इनको सीखने की जरूरत ना ये चीज राजदीप सरदेसाई को आती है, और अर्णब गोस्वामी तो दादागिरी करते अपने इसमें, वो कोई लेते हैं, वो ढंग का पैनल डिस्कशन ही नहीं करते। तो इन लोगों को आपसे सीखने की जरूरत। जी संजय जी। एक फोटो और वायरल हो रहा है, अभी तक तो आज तक कांग्रेस को दिखाता नहीं था, एक मिनट का 10 मिनट का बयान नहीं आते थे। अचानक प्रियंका गांधी के संग पूरा इंडिया टुडे परिवार, उसमें राजदीप सरदेसाई भी हैं, मालकिन भी हैं और बाकी रिपोर्टर भी हैं, चश्मा लगा के एंकर भी हैं और प्रियंका गांधी भी हैं। वो फोटो बड़ा वायरल हो रहा है। ये अचानक कांग्रेस के प्रति प्यार क्यों आ रहा होगा राजदीप सरदेसाई और इंडिया टुडे ग्रुप को पूरे को? देखिए, मैंने आपके 3-4 एपिसोड पहले बोला था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो मीडिया में कुछ कांग्रेस के मठाधीश हो गए। राजदीप सरदेसाई एक लकी थे कि वो अभी मतलब अरुण पुरी जी की मेहरबानी से वो बने हुए थे, वहां चैनल में बन गए थे। परंतु उस टाइम के जो कांग्रेस के बनाए हुए सारे मठाधीश जो लोग थे, वो सारे आज यूट्यूब में आ गए। ठीक है, और ये जो है ये कुछ नहीं, अभी ये ऐसा ही लग रहा है इन लोगों को कि हो सकता है कांग्रेस वापस आए, तो बैलेंस बनाने की कोशिश करें। आप देखिए, राजदीप सरदेसाई स्ट्रेट बैट करके अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। संजय जी, 10,000 लोग भी नहीं देखते उसको, वो प्रोग्राम को 10 से 15,000 लोग भी नहीं देखते। तो आप समझ जाइए कि यदि मेन स्ट्रीम मीडिया से हट गए तो इनकी फैन फॉलोइंग जो इतने सालों में ये समझते कि बहुत बड़े पत्रकार हैं, इनको आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा अगर ये यूट्यूब पे उतर गए। संजय शर्मा के एक एक प्रोग्राम को 4-4 लाख लोग देखते हैं। राजीव रंजन सिंह जो नॉन एंटिटी हैं, उनको लोग देख रहे हैं, पर इनके प्रोग्राम को जो है वो 10,000 लोग भी नहीं देखते। और जो देखिए, बुरा मत मानिएगा संजय भाई, आपके भी बहुत सारे लोग दोस्त हैं। एक को तो अभी आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया था जिस दिन न्यूज मिनट और इन सबके रिहाई थी। ये लोग अपने इसमें मैं इतना मैं करते हैं, मतलब ये बकरी गैंग के लोग हैं। मैंने इनका नाम दिया बकरी गैंग। इतना मैं करते हैं ये लोग, इनको इतना मैं करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये किया, मेरे कारण न्यूज मिनट पे लोग आए, मैंने ऐसा किया, मैं शेर खान, मैं शहनशाह, मैं दारा सिंह, मैं मतलब ये मैं से बाहर ही नहीं निकल। तो ये जो पत्रकारिता है, ये पत्रकारिता में भी मजा नहीं, और इस पत्रकारिता में भी मजा नहीं। देखा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आपका एक्शन आपको डिफाइन करेगा ना। आपको इतनी अपने लिए बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा हूं, मैं चंगेजी हूं और मैं शेर खान हूं। वो अपने आप नजर आएगा। ये जो अभी इमेज प्रस्तुत कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। राजदीप सरदेसाई की वाइफ चल गई टीएमसी में, बड़े ही ब्रिलियंटली उन्होंने बोला कि शी इज वेरी पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट वुमेन, वो जो भी डिसीजन लेगी मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, सही बात है, एक एज के बाद में हस्बैंड वाइफ का और वाइफ हस्बैंड के डिसीजन को नहीं कंट्रोल कर सकते, ओके, बट और करना भी नहीं चाहिए। पर आप ये समझिए कि यदि एक ही घर के नीचे रहते हुए वाइफ टीएमसी में है, ठीक है, और आप बैटिंग कर रहे हो बीजेपी के लिए, तो मेरे और आपके जैसे ऑडियंस के ऊपर में उसका क्या ये जाएगा, क्या इमेज बनेगा। तो ये जो है ना कि भाई 1.5 शाना कौवा जो है जाके गोबर पे ही बैठता है, वो वैसी वाली हिसाब किताब है कि आप जो है अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझो और बाकियों को आप बेवकूफ समझो। ये चीज ठीक नहीं है। मीडिया जो है बहुत गलत राह पे चल पड़ा है। ठीक है, अभी हमें कोशिश करनी चाहिए ये देखने के लिए। देखिए, दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है, मैंने लास्ट में उसमें भी कहा था कि महाराष्ट्र ने अपना काम कर दिया। अब जो है हरियाणा और दिल्ली के लोगों के हाथ में जो है वो सौंप दिया गया कि भैया आप अपना काम कीजिए, हम लोगों ने तो अपना काम कर दिया। तो अब वहां फोकस ना होते हुए कि किस तरीके के प्रशांत किशोर टाइप के लोगों को ला रहे, क्यों लेके आ रहे हैं आप मुझे बताइए। प्रशांत किशोर ने सैफोलॉजी 2 साल पहले छोड़ दिया हो, तो ये कैसा जन स्वराज आंदोलन चला रहे हैं कि वो कभी भी उठे सुठे स्टूडियो में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजों को आपके दर्शकों को समझने की जरूरत। जी बात है, बहुत सारे पेच हैं इस कहानी में, हम लोग बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, इतना समय दिया और हमें विस्तार से बातें बताई। धन्यवाद, आभार। ये जो राजीव रंजन जी ये शेयर मार्केट से लेके मीडिया तक के बाजार का हाल बता रहे थे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत बहुत बड़े नाम हैं और बड़े बड़े खेल हैं इस इंडस्ट्री में भी। मुझको लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। मुझे इंतजार रहेगा आपकी राय का। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय बताइएगा। शुक्रिया।